बच्चे मन के सच्चे, बच्चे आँखों का तारा, जन्नत का फूल ईश्वर का रूप होते हैं। सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करें। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण देने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। हैरानी की बात है, इस समय छोटे बच्चे भी किसी न किसी टेंशन में घिरे रहते हैं। हर साल हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं। भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम के बच्चों का है, यानी हर 100 में से 12 बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। बीमारी और मौत छोटी उम्र के साथ ज़्यादा होती जा रही है। भारत में बच्चों की लंबाई और वज़न के पैटर्न को और उनकी बीमारी को देखें तो हमें पता चलता है 40% की प्रोग्रेस सही नहीं होती। भारत में बच्चों का खराब स्वास्थ्य और मौतों का कारण कुपोषण और संक्रमण जैसी समस्या है। बाल चिकित्सा यानी पेडियाट्रिक्स या आम भाषा में कहें तो बच्चों का डॉक्टर 1899 में सबसे पहले किंग्स कॉलेज चिकित्सालय लंदन में बाल रोग विशेषज्ञ रखा गया। इस समय बच्चों की मृत्यु दर 20 से 40% तक पहुंच चुकी थी। जर्मन फिजिशियन अब्राहम जैकब को बाल रोग का जनक कहा जाता है। 20वीं सदी में तमाम रिसर्च व मॉडर्न मेडिसिन ने अपने बच्चों की मृत्यु दर को 10% पर ला दिया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम। UIP के तहत ही भारत सरकार 12 ज़रूरी वैक्सीन निःशुल्क प्रदान करती है। कैसे रखें बच्चों का ख्याल, कैसे बरतें सावधानियां, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। जियो इंडिया पर आपका स्वागत है। थैंक यू। हम अगर देखें तो शादीशुदा आदमी शादी के बाद ये चाहते हैं कि बच्चे हों, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको भी बच्चों से बहुत प्यार होता है। लेकिन अगर बच्चे टेंशन में आ जाते हैं या फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो एक पूरी फैमिली को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब उन लोगों का मन भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है घर में, बहुत मायूस हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ बच्चों में क्या शुरू से ही उनको मतलब ऐसा कि उनकी देखभाल की जाए या फिर प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी वहाँ से उसकी देखभाल की ज़रूरत है? देखिए, मैं डॉक्टर मंसूर अहमद, मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें बच्चा ना मतलब पैदा होने के बाद से उसका ख्याल नहीं रखना है, बल्कि हमें मदर जब प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही बेबी का भी ख्याल रखना है और हमें मदर का भी ख्याल रखना है। हमें दोनों चीजें, मदर और बेबी दोनों का साथ लेके चलना होगा। अगर मदर को भी हम नहीं इग्नोर करते हैं तो उससे हमारे बेबी को प्रेगनेंसी में, फीटस में उसको प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी और प्लस मदर को भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, वो कब मतलब सपोज कीजिए प्रेगनेंसी का हमें 1 वीक में, 2 वीक में कब जब मालूम हुआ, जब भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्या? देखिए, अगर आपको ये श्योर हो जाता है कि मदर को ये श्योर हो जाता है कि मदर प्रेग्नेंट है तो फिर उसे गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी उनकी गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी उनकी फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उनसे कंसल्ट करके फिर उनको जो भी उनकी गायनेकोलॉजिस्ट है जो भी सजेस्ट करती है, स्पेशली शुरू में जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में होती है। 3 ट्राइमेस्टर मतलब जैसे 9th मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीटली होती है तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, इस तरीके से 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं जो 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट कराती रहती हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि मतलब हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना मदर का और थायराइड का टेस्ट कराना मदर का, ये सारी चीजें होती है क्योंकि मतलब रूटीन चेकअप जरूरी है। एक रूटीन चेकअप होता है। सेकंड टीकाकरण जो गवर्नमेंट कहती है, बिल्कुल। फिर सेकंड ये होता है कि मदर का जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है उस टाइम पे कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, फिर कुछ खून की जांचें वगैरह मदर की हमें कराते रहना होता है। अब इसमें मदर के साथ साथ ये भी देखना होता है मदर का हीमोग्लोबिन, क्यों? क्योंकि बेबी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो मदर से सप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो हमें मदर की हीमोग्लोबिन देखते रहना, मदर को कोई भी अदर एनोमली जैसे लाइक थायराइड हो गया, इस तरीके के टेस्ट कराते देखते रहना, क्योंकि कोई उसको हार्मोनल डेफिशिएंसी मदर को ना हो जिसकी वजह से बेबी को कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सेकेंडरी हमें फिर उसके सेकंड ट्राइमेस्टर पे, थर्ड ट्राइमेस्टर पे कुछ अल्ट्रासाउंड बेबी मदर के करा के बेबी की कुछ एनोमली देखनी होती है। एनोमली का मतलब ये होता है कि बेबी के अंदर कोई बनावटी दिक्कत तो नहीं चल रही है, ठीक है? तो ये चीजें हमें उसकी देखते रहना होता है। जी जी। अच्छा, डिलीवरी जैसे सपोज कीजिए हमने पूरा मेडिकल चेकअप कराया,
मेडिकल चेकअप कराने के बाद हमने पूरे टीकाकरण कराया, तो फिर डिलीवरी के टाइम में हमें क्या करना चाहिए? देखिए आजकल ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों के स्पेशली लोकल एरिया में जो गांव के हैं, जो कस्बे के लोग हैं, हम लोग सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी कमी करते हैं अगर बाई चांस हम लोग शुरू से 9th मंथ तक हमने किसी गायनिकोलॉजिस्ट, किसी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट भी लेते हुए आ रहे हैं, तो हम लास्ट में आके एक गलती करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाता है, हम लास्ट पे एक गलती करते हैं डिलीवरी सेंटर कर लेके। ये सबसे मेन होता है, डिलीवरी सेंटर हमें सबसे पहले सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। हम लोग 9 मंथ तक किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट से, वहां से फिर हम लोग हट जाते हैं। हम लोग हटने के बाद में किसी छोटे अस्पताल में डिलीवरी करा लेते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी लोकल में हमने देखा है जो दाई वगैरह, जिनको दाई बोला जाता है, तो दाइयों से हम डिलीवरी करा लेते हैं। वो बहुत हार्मफुल होती है, वो मदर के लिए भी हार्मफुल है और वो बेबी के लिए भी हार्मफुल है। तो सबसे पहला 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में हमें सबसे पहला अच्छा सिलेक्शन करना होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट, और फिर दूसरा सेंटर कि हम जहां पर डिलीवरी करा रहे हैं वो डिलीवरी सेंटर कैसा है। क्योंकि हमें ये सबसे मेन चीज ये देखना होता है कि हमें अभी जो अंदर से बेबी पैदा हो रहा है, हमें उस बेबी का भी नहीं पता है वो बेबी किस तरीके का पैदा हो रहा है। तो हमें दोनों चीज का, हमें माँ का भी ख्याल रखना है, हमें बेबी होने वाले भी मतलब ख्याल रखना है। तो हमें ये देखना है कि सपोज करो बेबी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें ये चल के देखना है कि हॉस्पिटल में कि वहां पे नर्सरी है, वहां पे पीडियाट्रिक डॉक्टर या फिर न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो न्यूबॉर्न बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वहां पे वो अवेलेबल हो सकता है। अगर बाई चांस हमारे बेबी को कोई दिक्कत होती है आफ्टर बर्थ, तो वहां पे क्या डॉक्टर हमें मिल सकता है या हमें नर्सरी फौरन मिल सकती है। मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा। क्यों? सबसे मेन चीज बर्थ के टाइम कंप्लीट होने पे, सबसे प्रेगनेंसी के टाइम कंप्लीट होने पे सबसे मेन जो है वो डिलीवरी सेंटर का सिलेक्शन करना सबसे मेन। अच्छा, बर्थ के बाद बच्चों में किस किस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? देखिए बर्थ के बाद जो सबसे मेन जो पहला ख्याल, अगर देखिए बर्थ बेबी दो तरह के इस तरीके से पैदा होते हैं। एक बेबी वो होते हैं जो इमेच्योर बेबी बोले जाते हैं, जो टाइम से पहले बेबी हो जाते हैं, है नहीं। एक बेबी वो है जो हेल्दी बेबी पैदा हो रहे हैं, जिनका वेट मतलब ठीक है, वेट ठीक है और उनकी लेंथ वगैरह ठीक है। जो बच्चा टाइम से रोया है, रोने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको 1 मिनट के अंदर अंदर पैदा होने के बाद में रोना चाहिए। अगर वो 1 मिनट के बाद में, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं रो रहे हैं, तो वो बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी है, उसे हमें फौरन न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें बर्थ के बाद में तो यही देखना कि प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो उसका अलग तरीके से ख्याल रखा जाएगा। जो टर्म बेबी हुआ है, टर्म का मतलब जो पूरे टाइम से 9 मंथ कंप्लीट करके बेबी पैदा हुआ है, उसका अलग ख्याल रखना है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, देखिए जो बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ, जो टाइम से पहला पैदा हुआ, तो उसके ऑर्गेन पूरे कंप्लीटली नहीं बने होंगे, वो तो 90% उसमें तो चांस रहेगा कि वो बेबी को हमें नर्सरी में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि उन्हीं का ख्याल हमें नहीं रखना। माँ बाप को केवल उनके, हाँ जी मेरा बेबी 7 महीने पे पैदा हो गया है या 8 महीने पे पैदा हो गया, या मेरे बच्चे को कम वजन पैदा हुआ है, तो हमें इसे नर्सरी में रखना है या हमें इसी को ही डॉक्टर को दिखाना। लेकिन आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, अंडरवेट बच्चे पैदा हो रहे हैं ज्यादातर। बिल्कुल अंडरवेट पैदा, इसमें देखिए हम लोगों की कुछ अपनी कमी है। इसमें हमें अपनी कमी यह है कि हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का ख्याल नहीं रखना, मदर का हीमोग्लोबिन चेक नहीं कराते रहना, क्योंकि देखिए मदर से ही बच्चे को हीमोग्लोबिन सप्लाई हो रहा है। मदर बेबी का जो खाना है वो मदर का ब्लड है, जो मदर के अंदर से जो ब्लड बेबी को सप्लाई हो रहा है वो ही उसका खाना है। अगर मदर में ही हीमोग्लोबिन कम है तो बेबी में हीमोग्लोबिन कम जाएगा, कम सप्लाई होगा। बर्थ के बाद फिर बच्चों को जो है किस चीज से मतलब कैसे देखभाल करें कि मतलब उनमें बीमारी से बचे रहे, हेल्थी रहे? देखिए सबसे पहला तो शुरू के जो 6 मंथ होते हैं, शुरू के जो 6 मंथ हैं वो हमारे लिए बहुत ही केयरफुल रखने वाले टाइम होता है। क्योंकि शुरू में सबसे पहला तो हमें बर्थ के बाद से सबसे एक चीज ये देखनी है कि हम दूध कौन सा पिला रहे हैं, माँ का दूध या फिर सबसे मेन चीज। आज के टाइम में एक गलत ट्रेंड है यहाँ पे हो गया कि हम लोग मदर का फीड कम करा के आजकल टॉप फीड पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि मतलब कि मैं अपना दूध पिलाऊंगी तो मैं वीक हो जाऊंगी, या मेरे अंदर कुछ कमी हो सकती है, या मेरे अंदर मेरा वजन कम हो सकता है, कि जबकि ये बहुत गलत सोच है। अगर मदर कोई भी अपना बच्चे को दूध पिला रही है तो उसमें कभी भी मदर को कोई कमजोरी नहीं होती है, मदर को कोई भी परेशानी नहीं होती। तो सबसे पहला हमारा बर्थ के बाद में बच्चे में पहला ख्याल रखना बेबी के फीड का, कि हम फीड कौन सा दे रहे हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के 2 घंटे के बाद में ही हमें मदर फीड कराना चाहिए। अच्छा, ये और बताइए डॉक्टर साहब कि हम डॉक्टर का सिलेक्शन कैसे करें? मतलब हमें कैसे मालूम होता है कि कौन गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा है, या फिर कौन सा डॉक्टर अच्छा है, फिर कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है जहाँ पे हम ले जा सकते हैं? देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल सब चीज नेट पे है, सब चीज गूगल्स पे है,
हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं सपोज करो मैं मेरठ जिले से हूँ, तो मेरे को पता है, मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ कि टॉप 10 गायनिकोलॉजिस्ट ऑफ द मेरठ, या टॉप 10 पीडियाट्रिशियन ऑफ द मेरठ, या टॉप 10 न्यूनेटोलॉजिस्ट ऑफ द मेरठ। तो कोई भी हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं, नेट के थ्रू पता कर सकते हैं। हर किसी का एड्रेस होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस डाला होता है कि हाँ भाई ये 15 साल से पीडियाट्रिशियन है, ये 20 साल से पीडियाट्रिशियन है, ये 10 साल से न्यूनेटोलॉजिस्ट है, ये एम्स से न्यूनेटोलॉजिस्ट है, या ये गायनिकोलॉजिस्ट है, ये अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट है, इनको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अभी तक ये 500 डिलीवरी कर चुकी हैं। तो एज ए पेरेंट्स हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति कि वो स्वस्थ रहें और खुश रहें? देखिए हमारी सबसे मेन यही है कि बर्थ के बाद से मदर फीड कराएं। मेरे सबसे हर मदर को एक ही मैं बात कहूंगा कि वो टॉप फीड बिल्कुल ना दें, चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो, चाहे वो डब्बे वाला दूध जिसे बोला जाता है डब्बे वाला दूध हो, और स्पेशली जब तक बेबी 6 मंथ के कंप्लीट ना हो जाए, जब तक गाय का दूध, भैंस का दूध या बकरी का दूध या कोई भी अदर जो मिल्क है वो बिल्कुल ना दें। अपना ही दूध ज्यादा से ज्यादा पिलाएं, पहली चीज। सेकंड है वैक्सीनेशन कराना, टाइम से वैक्सीनेशन कराना, बर्थ वैक्सीन कराना, बिल्कुल। जो 2 साल तक के जो बच्चे के वैक्सीनेशन है, देखिए 2 साल के बाद भी टीके हैं, 5 साल की एज पे भी है, 10 साल की एज पे भी है। अच्छा, लेकिन कब तक असर करते हैं? सपोज कीजिए टीका बचपन में लगा हुआ टीका क्या 15 साल के बाद भी असर करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। जो आगे जो हमारी जैसे इन्फ्लुएंजा, फ्लू के वैक्सीन हैं, या मीजल्स है, खसरे के लिए हैं टीके हैं, MMR होता है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इस तरीके की कई बहुत सारी बीमारी होती हैं। मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जो दिमागी इन्फेक्शन होता है, जब बच्चे को बुखार चढ़ता है तेज तो वो दिमाग पे असर करता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि बच्चों में निमोनिया अक्सर होता है सर्दी में, गर्मी में, तो इसका क्या रीजन है? बच्चों बहुत अक्सर देखा जाता है। देखो वैक्सीनेशन का कंप्लीटली ना होना, क्योंकि वैक्सीनेशन जब 2 साल तक के बच्चों में न्यूमोकोकल का के नाम से वैक्सीन लगाई जाती है, अगर हम उस वैक्सीन को भी नहीं लगवाते तो उसका भी एक कोज है कि उसको बार बार निमोनिया हो जाना। सफाई सुथराई का भी सेकेंडरी कि मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बेबी को किस तरीके से वो रखते हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने का बेबी है, 4 महीने का या 6 मंथ का बेबी है, मदर फीड अपना ना फीड करा के, देखिए मदर का जो फीड निकल के आ रहा, मदर का जो दूध निकल के आ रहा ना, वो इस तरीके से निकल के आ रहा, ना वो ठंडा है और ना ही वो गर्म है, वो बेबी को कभी हार्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो हम टॉप फीड दे रहे हैं, ऐसा बहुत होता है, निमोनिया का कारण हमारा फीड बहुत ज्यादा है कि हम लोग फ्रिज में दूध रखे रखते हैं, क्योंकि दूध खराब ना हो जाए। गाय का दूध है, भैंस का दूध है, फ्रिज में रखे रखते हैं। उसके बाद में बेबी को रात में भूख लगी, हमने फ्रिज में से दूध निकाला, उसको पता नहीं गर्म सही से क्या या नहीं क्या, बर्तन हमारा ठंडा किस तरीके का है, हमने वो बर्तन में दूध दिया, रात को उसको पिला दिया, पता लगा उससे निमोनिया होगा, क्योंकि वो दूध फ्रिज का रखा हुआ था। अच्छा, आजकल बच्चों में एक चीज देखी जाती है कि अभी क्वेश्चन पूछा गया कि अंगूठा चूसने की आदत होगी बच्चों में, तो किस तरीके से वो छुड़ाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों में आजकल कॉमन है, जैसे अंगूठा चूसना है। जी। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीमेंट खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं। देखिए इनके लिए कोई मेडिसिन तो नहीं होती है, नहीं कि हम लोगों को मतलब एक कि इसके लिए इंजेक्शन लगा दो या इसके लिए मेडिसिन शुरू कर दो। देखो होता है कि कभी कभी अंगूठा पीना ये बच्चे की हैबिट होती है, लेकिन हैबिट के लिए हमें बच्चों से पॉजिटिव काउंसलिंग करनी है, पॉजिटिव काउंसलिंग करनी है। हमें अपने जो पीडियाट्रिशियंस हैं, न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, एक बार हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर कोई बच्चा मिट्टी खाता है ज्यादा या सीमेंट तोड़ के दीवार से खा रहा है, तो हो सकता है इसको पाइका नाम की बीमारी बोलते हैं। पाइका का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही हो या बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही हो। तो कैल्शियम की कमी होने पे या हीमोग्लोबिन की कमी होने पे बच्चा कुछ मिट्टी या इस तरीके की चीजें ज्यादा खा सकता है, तो हमें फौरन इस चीज के लिए कंसल्ट करना है, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये आया कि मतलब अक्सर देखा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो काजल लगाना स्टार्ट किया, काजल कितना सही है बच्चों को लगाना? देखिए एक जो हमारे पीडियाट्रिशियंस का एक वो है कि मतलब हम लोगों के यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हम लोगों को ये बताया जाता है कि मिनिमम कम से कम 2 साल तक के बच्चे को किसी भी कॉस्मेटिक से दूर रखना चाहिए। ये बहुत हार्मफुल है बच्चों में। हम लोग देखते हैं कुछ बच्चे आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं कि मेरे बच्चे की आंख से पानी आता रहता है, मेरे बच्चे की आंख में लाली बोल देते हैं, रेडनेस हो जाती है, नहीं ये चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मदर जब उसको काजल बनाती है वो घर से बनाती है, पता नहीं किस चीज से बनाती है, धुआं से बनाती है, कोई ऑयल से बनाती है, तो धुआं हम लोग आंखों में लगा रहे हैं, तो वो धुआं हार्मफुल हो सकता है, बच्चे की आंख में कोई भी इन्फेक्शन कर सकता है। लगाते टाइम पे मदर के उंगली जिससे वो लगा रही है वो साफ है या नहीं साफ है, उसके ऊपर कोई कीटाणु तो नहीं बैठा हुआ, वो बच्चे की आंख में जा सकता है, वो बच्चे की आंख में इन्फेक्शन कर सकता है। मदर का नेल्स है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है,
अगर वो हो सकता है कि लगाते टाइम पे आंख में वो बच्चे की जो आंख में वो उसमें इंजरी कर सकता है, तो ये हार्मफुल है। देखिए मेरे हिसाब से कोई भी कॉस्मेटिक्स हमें बेबी को स्पेशली 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं, और कोशिश ये करें कि 2 साल तक कोई भी कॉस्मेटिक्स, चाहे उसमें काजल हो चाहे उसमें कोई क्रीम हो, कभी भी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बच्चों में भी क्या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है? बच्चों में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, देखिए हमारे यहाँ पे जो इतनी भी हिंदुस्तान में ज्यादातर जो डेथ होती है वो हमारे यहाँ पे जो निमोनिया, सेप्टिक और डिहाइड्रेशन यानी कि लूज मोशन की वजह से होने वाला डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा डेथ होती है। हम लोगों में एक कमी रहती है, हम लोग क्या करते हैं कि लूज मोशन जब शुरू होते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है हम लोगों का सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर। सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर हमारा बहुत खराब है, स्पेशली लोकल में हमारा सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर बहुत खराब है। हम लोगों का क्या करते हैं कि बच्चों को लूज मोशन शुरू स्टोर से दवाई लेते हैं, बिल्कुल सबसे मेन है बच्चों में ओटीसी मेडिकेशन बोला जाता है। ओटीसी मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि माँ बाप बच्चे को लूज मोशन हुए, बच्चे को जो लूज मोशन हुए तो फादर क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल कि मेरे बेटा है 6 महीने का बेटा है और उसको लूज मोशन हो गए हैं, आप कोई सिरप दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले सिरप उठा के दे देते हैं, वो जाके उसको पिला लेते हो सकता है कि उससे लूज मोशन कभी कभी क्या होता है। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब कितने डोज इतना देना चाहिए, 250 ml या छोटा, मतलब जो किस टाइप से डोज आप देखिए सबसे बड़ी आज की अगर बच्चों में कोई रिएक्शन होती है नहीं, अगर आज के टाइम में देखा जाता है कि बच्चे को डॉक्टर के लेके गए थे, बच्चे ने को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया या बच्चे ने को डॉक्टर ने, देखिए मैं सबसे पहले तो एक चीज कहूंगा कि कोई भी माँ बाप हो, सबसे पहले वो बचे अपने बच्चों को दवाई का गलत सिलेक्शन से। दवाई का गलत सिलेक्शन से मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर अगर वो चॉइस कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ये देखें कि वो डॉक्टर इस्तेमाल क्या करता है, वो मतलब इंजेक्शन इस्तेमाल करता है या सिरप इस्तेमाल करता है या पुड़िये वाली दवाइयां इस्तेमाल करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चों की जो डोज दी जाती है, बच्चों की जो मेडिसिन दी जाती है वो हमेशा उसके बॉडी के वेट के हिसाब से देनी चाहिए। वेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स जो है वो सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे मेन चीज बच्चे का वेट के हिसाब से, क्यों कोई बच्चा कोई रोल है, देखिए लेंथ का दवाइयां देने में कम रोल है, लेकिन वेट का इसलिए रोल है। कोई बेबी ऐसा होता है जिसका वजन 20 किलो है लेकिन एज उसकी 3 साल है, देखिए मतलब वजन उसका 3 साल के हिसाब से ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वजन तो मतलब एज तो उनकी 5 साल होगी लेकिन वजन उनके अंदर 2 साल का है, तो हम 5 साल के हिसाब से या वहां पे एज के हिसाब से उसकी दवाई नहीं लिख सकते। तो मेरा एक सेकंड, मैं सबसे पहला अगर मेरा वो कहना कि पुड़ियों की दवाई, क्योंकि पुड़ियों की दवाई में हम बच्चे की डोज सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले हर माँ बाप से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को पुड़ियों की दवाई से बचाएं, क्योंकि पुड़ियों की दवाई में कभी भी डॉक्टर डोज सेलेक्ट नहीं कर सकता। इस बात में मेरा थोड़ा ध्यान आया, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि जो बच्चों का सपोज करें सिलेक्शन, यानी कि जो बच्चों की जो मेडिसिन होती है और बड़ों की मेडिसिन वो कम्प्लीटली अलग बनाई जाती है। जी जी राइट, बिल्कुल। और उनका जो मतलब इसी वजह से हर एक डिपार्टमेंट, हर एक हॉस्पिटल में उनका भी अलग डिपार्टमेंट रहता है, तो इसलिए हम लोगों को जो है ऐसी दवाई खरीदने से बचना चाहिए और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब। अच्छा, एक चीज और हमारे पास क्वेश्चन आया कि क्या कोविड-19 से जो है बच्चों में भी इफेक्ट होता है क्या? देखिए क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि बच्चों में इम्यून सिस्टम ज्यादा होता है इसलिए नहीं हो पाएगा कोविड-19 में, ऐसा कुछ। इम्यूनिटी पावर बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन एक बात दूसरी बात भी कि बच्चे इन्फेक्शन बहुत तेजी से पकड़ते हैं। एक प्रेग्नेंट मदर और एक बच्चा बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन पकड़ते हैं, इसलिए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि मास्क मुझे ही लगा के रखना है, या ये नहीं कि मास्क फादर को लगा के रखना या मदर को लगा के रखना। मास्क दोनों को लगा के रखना, फादर को भी, मदर को भी और बेबी को भी मास्क का इस्तेमाल करना है। सेकेंडरी ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं कि हम लोगों के लिए लॉकडाउन है, हम लोगों को ही घर में रहना, हम बच्चे बाहर जा सकते हैं कि नहीं, बच्चे भी इन्फेक्शन कहीं से भी पकड़ सकते हैं, बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ तक कि नहीं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता, कोरोना का इन्फेक्शन जानवर को भी हो सकता है। अभी आपने देखा न्यूयॉर्क में, सुना होगा न्यूयॉर्क में एक शेर को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, तो बच्चों को क्यों नहीं हो सकता? तो हमें बच्चों को भी रखना है, बच्चों को भी अंदर रखना है, बच्चों को भी बचा के रखना है। अगर कहीं पर कोरोना पॉजिटिव का चांसेस लग रहा है तो वहां से हमें बच्चों को जाने से रोकना है, बच्चों को भी मास्क लगा के रखना है, बच्चों को भी डेली नहलाना है, बच्चों के कपड़ों को डेली हमें चेंज करना है, बच्चों के डायपर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करें तो उनका हमें ध्यान रखना है। बच्चे को कोई भी बाहर की चीजों से खाने से हमें अवॉइड करना है, स्पेशली जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ्रूटी वगैरह, जो बच्चे इस तरीके की कचरीज, चिप्स वगैरह जो बाहर की चीजें खाते रहते हैं, हमें उन चीजों से बच्चों को बचा के रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बच्चे बहुत तेजी से इन्फेक्शन पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। इसीलिए हम कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से कि डॉक्टर के बिना, प्रेस्क्राइब के बिना कोई दवाई मेडिसिन न लें। और अगले एपिसोड में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।